21 मई 1991 को एक विस्फोट हुआ था और जिसमें हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, डेथ हो गई थी। और आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी, मां का नाम इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बेटे थे। और जो सोनिया गांधी जी को आप लोग देखते हैं ना, इनकी जीवन साथी है, इनकी पत्नी का नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके बच्चे हैं। और आपको बता दूं कि लोकसभा के सदस्य भी रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, भारत के छठे प्रधानमंत्री भी रहे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। कुछ पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये सोनिया गांधी है, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखेंगे राजीव गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये इनका अंतिम समय की बात हो रही है। तो अपनी हत्या से कुछ ही पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बरसाते हत्यारे ये तय कर लें कि मुझे मारने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती है। और 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में ऐसा ही हुआ। और तमिलनाडु को एक बार देखना चाहें तो देखिए, ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से लगती है। तो राजीव गांधी के साथ ऐसा ही हुआ। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। और उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो जीवन कहाँ का। वहां से मुश्किल 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल बेंगलोर की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। मेरी आंखों के सामने बम फटा। मीना याद करती हैं और बताती हैं कि मुझे सुमन से बात करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद कपड़े नहीं पहनती। उस दिन जल्दी जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से काली हो गई थी और उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये चमत्कार था, मैं बच गई। मेरे आगे खड़े सभी लोग उस धमाके में मारे गए थे। नीना बताती हैं कि बम धमाके से पहले पट 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 की पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी थी। फिर एक बड़ा सा हूस हुआ और जोर के धमाके के साथ बम फटा। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हमें पता नहीं था कि राजीव गांधी जीवित हैं या नहीं। श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के तीनों चोटी के नेता जी के मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई और उनके शरीर का एक हिस्सा औंधी मुँह पड़ा हुआ था। उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकल कर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। और धमाके बाद का मंजर तो बाद में जी के मूपनार ने एक जगह लिखा, जैसे ही धमाका हुआ लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने छत बिछत सब पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता अभी जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर जाना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस के लोथड़े और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। मूपनार से थोड़ी ही दूरी पर जयंती नटराजन आवक खड़ी थी और बाद में उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं सबों को देख रही थी और इस उम्मीद के साथ मुझे राजीव ना दिखाई दें। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओह माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव। वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गई और जहां कुछ मिनट पहले राजीव खड़े हुए थे। नीना बताती कि मैं जितना भी आगे जा सकती थी गई, तभी मुझे राजीव गांधी का शरीर दिखाई दिया। मैंने उनको लोटो जूता देखा।
और हाथ देखा जिस पर गुच्ची गुच्ची की घड़ी बंधी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं कार की पिछली सीट पर बैठकर उनका इंटरव्यू कर रही थी। राजीव आगे की सीट पर बैठे हुए थे। उनकी कलाई में बंधी घड़ी बार बार मेरी आंखों के सामने आ जा रही थी। और 10:25 पर 10 जनपथ में, इतने में राजीव गांधी का ड्राइवर मुझसे आकर बोला कि कार में बैठी और तुरंत यहाँ से भागिए। मैंने जब कहा कि मैं यहीं रुकूंगी तो उसने कहा कि यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है। हम निकले और उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल गए जहाँ राजीव के सबको ले जाया जा रहा था। 10:25 पर दिल्ली में राजीव के निवास 10 जनपद पर सन्नाटा छाया छाया था। राजीव के निजी सचिव बिसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी वाले निवास की तरफ निकल चुके थे। वैसे जैसे ही वो घर में दाखिल हुए उन्हें फोन की घंटी सुनाई दी। दूसरे छोर पर उनके एक परिचित ने बताया कि चेन्नई में राजीव से जुड़े बहुत दुखद घटना हुई और जॉर्ज वापस 10 जनपद भागे। तब तक सोनिया और प्रियंका भी अपने शयन कक्ष में जा चुके थे। तभी उनके पास भी एक पूछते हुए फोन आया कि सब कुछ ठीक तो है। सोनिया ने इंटरकॉम पर जॉर्ज को तलब किया। जॉर्ज उस समय चेन्नई में पी चिदम्बरम की पत्नी नालिनी से बात कर रहे थे और सोनिया ने कहा कि जब तक वो बात पूरी नहीं कर लेते वो लाइन को होल्ड करेंगी। नालिनी ने इस बात की पुष्टि की कि राजीव को निशाना बनाते हुए एक धमाका हुआ, लेकिन जॉर्ज सोनिया को एक खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और 10:50 पर एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी। और जब सोनिया गांधी को खबर मिली तो रसीद के भाई सोनिया की जीवनी में लिखते हैं कि फोन चेन्नई से था और इस बार फोन करने वाला हर हालत में जॉर्ज या मैडम से बात करना चाहता था। उसने कहा कि वो खुफिया विभाग से है और हैरान परेशान जॉर्ज ने पूछा कि राजीव कैसे हैं। दूसरी तरफ से 5 सेकंड तक शांति रही, लेकिन जॉर्ज को लगा कि ये समय कभी खत्म ही नहीं होगा। वो भर्राई हुई आवाज में चिल्लाए, तुम बताते क्यों नहीं हो कि राजीव कैसे हैं? फोन करने वाले ने कहा कि सर वो अब इस दुनिया में नहीं है और इसके बाद लाइन डेड हो गई। जॉर्ज घर के अंदर की तरफ मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागे। सोनिया अपने नाइट ग्राउंड में फौरन बाहर आई। उन्हें आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है और आमतौर पर शांत रहने वाले जॉर्ज ने इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं की थी। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम चेन्नई में एक बम धमाका हुआ, बम हमला हुआ। सोनिया ने उनकी आंखों में देखते हुए छोड़ते ही पूछा और कि इज इज ही अलाइव? जॉर्ज की चुप्पी से सोनिया को सब कुछ बता दिया और रसीद बताते हैं कि इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा और 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख कर विलाप करते हुए सुना। वो इतनी जोर से रो रही थी कि बाहर की गेस्ट रूम में धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे कांग्रेस नेताओं को वो आवाज सुनाई दे रही थी और वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में राज्यसभा सांसद मीम अफजल थे और हत्या में एलटीटीई का हाथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनिया के रोने का स्वर बाहर सुनाई दे रहा था। उसी समय सोनिया को अस्थमा का जबरदस्त अटैक पड़ा और वो करीब करीब बेहोश हो गई। प्रियंका उनकी दवा ढूंढ रही थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। वो सोनिया को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन सोनिया पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। और इस केस की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कुछ ही महीनों में इस हत्या के आरोप में एलटीटीई को 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्ता शिवरासन और उनके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया और 1 साल के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। डॉक्टर कार्तिकेयन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि आप कह सकते हैं कि हमारी पहली सफलता थी कि हरी बाबू के कैमरे से उन 10 तस्वीरों का मिलना। हमने आम लोगों से सूचनाएं लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया और एक टोल फ्री नंबर भी दिया। हमारे पास कुछ 3-4 हजार टेलीफोन आए। हर एक कॉल को गंभीरता से लिया और हमने चारों तरफ छापे मारने शुरू किए और जल्दी हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। पहले दिन से ही मैं इस काम में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बिना किसी आराम के लगा रहा। मैं रोज रात के 2 बजे काम के बाद कुछ घंटों की नींद लेने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचता था। सारी जांच 3 महीने में पूरी हो गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने में समय लगा। लेकिन हत्या की पहली वर्षगांठ से पहले हमने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने इच्छा प्रकट की कि वो नीना गोपाल से मिलना चाहती हैं। कहते हैं कि जब सोनिया गांधी ने की नीना गोपाल से मुलाकात, नीना गोपाल ने बताया कि भारतीय दूतावास के लोगों ने दुबई में फोन कर मुझे कहा कि सोनिया जी मुझसे मिलना चाहती हैं। जून के पहले हफ्ते में मैं वहां गई और हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल मुलाकात भी थी और वो बार बार पूछ रही थी
कि अंतिम पलों में राजीव का मूड कैसा था और उनके अंतिम शब्द क्या थे। और नीना ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि वह अच्छे मूड में थे, चुनाव में जीत के प्रति उत्साहित थे और वो लगातार रो रही थी और मेरा हाथ पकड़े हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने जयंती नटराजन से पूछा था कि गल्फ न्यूज की वो लड़की मीना नीना की जगह कहाँ है। जयंती मेरी तरफ आने के लिए मुड़ी थी, तभी धमाका हुआ और राजीव के वो शब्द सही साबित हुए। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी एलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई तेज विद इंदिरा गांधी में लिखा कि इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गलियारों में सोनिया और राजीव को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि वो की पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा कि हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। और 7 वर्ष बाद राजीव के बोले शब्द सही सिद्ध हुए थे और उनकी डेथ हुई। और हमारे देखिए, कभी भी इस तरह की उनकी शहीद कहिए भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, लोग उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, कांग्रेस से देखिए आपकी दुश्मनी हो सकती है, कांग्रेस से आपकी विचारधारा में बुराई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबकी हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। और अब आप देखिए वो हमारे बीच नहीं रहे तो उन पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है गलत है। क्योंकि मैं ट्विटर पर देख रहा था बहुत सारे लोग देखिए नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, सोचिए वो पढ़े ही नहीं किसी को। तो ये सब ऊपर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते हम लोग, ये सच बात है। कंप्यूटर की क्रांति देखिए आप लोग, ये मोबाइल की क्रांति देखिए, उन्हीं की देन है।